students. I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science SRKP Government PG College किशनगढ़. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा पार्ट है. पहला पार्ट यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परिभाषा, उसको अपनाए जाने के कारण और उसके साथ ही उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या थी. आज हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्ष देशों की या गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन से जुड़े हुए देश हैं या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां हैं वो क्या थी. आपने जैसे हमने इसको कल डिस्कस किया या पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति उसके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उससे वो बहुत अधिक प्रभावित रहती है. और दूसरी बात, जो विदेश नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर करती है. तो जिन देशों ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया वो कहीं ना कहीं समान दूरी दोनों गुटों से रखना चाहते थे और उसके साथ ही वो ये चाहते थे कि उनकी एक विश्व राजनीति में एक अलग पहचान बने और वो अपनी तरक्की के रास्ते खुद चुने. तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों की उपलब्धियां हैं उसमें सबसे पहली उपलब्धि है कि विश्व को खेमेबंदी के चंगुल से बचाना. वो जो देश हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड देश हैं, प्रोफेसर MS राजन के अनुसार गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देशों ने अमेरिकी और सोवियत आदर्श को अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास को अपने राष्ट्रीय सांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया और उसके अनुसार वो उन्होंने रास्ता चुना. तो आप देखेंगे कि नवोदित देश हैं, चाहे वो अफ्रो एशियन देश हैं, उन्होंने ये किया कि विकास का कोई मॉडल उन्होंने अपने हिसाब से चूज़ किया. और आप देखेंगे कि भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि उन्होंने न तो सोवियत संघ वाले मॉडल को अडॉप्ट किया है और न USA वाले मॉडल को अडॉप्ट किया है. बीच वाला कहीं एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपने विकास के लिए उन्होंने ईजाद किया और उससे काफ़ी सफलता भी हासिल की. और उसके साथ ही अगर हम देखें तो इन देशों ने, इसके साथ ही दूसरे देशों ने भी, जो अफ्रीका के देश हैं, उन्होंने भी अपने लिए जो राजनीतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर एक नया मॉडल का निर्माण उन्होंने किया. और दूसरा पॉइंट है अफ्रो एशियन, लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन देशों को स्वतंत्रता मिलना. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने एकजुट होकर हर एक मन से इन देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और इससे उन्हें आज़ादी में आसानी रही क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियाँ विश्व के इतने बड़े समुदाय की अनदेखी नहीं कर सकती थी. तो कहने का तात्पर्य है कि जो अफ्रो एशियन कंट्रीज़ हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ हैं या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनका जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उसको बहुत शिद्दत से उसको आगे ले जाने का प्रयास किया. और जब विश्व का इतना बड़ा जनमत जब उनके साथ था तो औपनिवेशिक शक्तियाँ वो उनकी जो डिमांड है और जो प्रेशर है उसको झेल नहीं पाई और इन देशों को उनको आज़ाद करना पड़ा. नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना में सहायक. गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देशों का हमेशा ये प्रयास रहा कि राष्ट्र आपसी विवाद युद्ध से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीक़ों से हल करें. और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सोवियत संघ और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और जब कोरिया क्राइसिस हुआ तो इन देशों ने, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने यूनाइटिंग फॉर द पीस रिजोल्यूशन या शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो पास किया गया महासभा द्वारा, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था. जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देश हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल था. कारण ये है कि वो देश ये चाहते हैं चूँकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान और शांतिपूर्ण तरीके से सभी वैश्विक समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाना चाहिए, ऐसा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश मानते थे. तो इन्होंने कहीं ना कहीं विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना में उन्होंने एक सहयोग दिया. नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण को प्रोत्साहन. गुटनिरपेक्ष देशों ने छोटे छोटे देशों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने सभी ने इन देशों में स्वतंत्र विदेश नीति को प्रोत्साहित किया. आप देखेंगे कि यूगोस्लाविया, इजिप्ट, ये जो इनिशियल स्टेज से या शुरुआती सालों से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो इतने छोटे देश होते हुए भी इन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया. और गुटनिरपेक्ष देशों के उदाहरण से छोटे छोटे देशों ने ये सबक लिया कि देश कितना भी छोटा हो सकता है लेकिन वह अपने
गुटों की राजनीति से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद एवं रंगभेद की समाप्ति। गुटनिरपेक्ष आंदोलन बड़ी शक्तियों की साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी व रंगभेद की नीति का विरोध कर विश्व में इसकी साजिश के खिलाफ जनमत बनाने में सफल रहा। यानी कि उपनिवेशवाद का विरोध किया, न्यू कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, इनका सबका ही विरोध किया। और आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहले जो सपोर्ट किया उनके जो आंदोलन को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देश ही थे और उन्होंने ही प्रयास करके जो वहाँ की गोरी सरकार थी उसके खिलाफ विश्व जनमत को तैयार किया और उसके खिलाफ सैंक्शंस लगवाए या एक तरीके से प्रतिबंध उन्होंने लगवाए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट होकर आवाज़ उठाना। अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट होकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देशों ने अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज़ उठाई, जिसमें यूएनओ, कॉमनवेल्थ, अफ्रीकी एकता संगठन, अंकटाड, समुद्री कानून सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज़ उठाने में, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफलता उन्होंने अर्जित की। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाशक्तियों के द्वारा गुटनिरपेक्षता के महत्व को स्वीकार करना। सोवियत नेता क्रुश्चेव ने माना कि देश तटस्थ हो सकते हैं, व्यक्ति चाहे तटस्थ न चाहे तो तटस्थ नहीं भी हो सकते हैं। हेनरी किसिंजर ने ये 1974 में भारत यात्रा के दौरान भारतीय गुटनिरपेक्षता की प्रशंसा की। यूएसए और यूएसएसआर गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन होने पर सफलता की शुभकामनाएं भेजते थे। यानी कि उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि ये देश कहीं ना कहीं जो गुटनिरपेक्ष देश है एक तरीके से ये एक सेफ्टी वॉल्व की भूमिका निभा रहे हैं या पावर को बैलेंस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी दुनिया में आपसी सहयोग या आत्मनिर्भर का मार्ग प्रशस्त करना। नियो यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई समाचार व्यवस्था, तेल का उचित दामों पर उपलब्ध होना आदि क्षेत्रों में व्यावहारिक आपसी सहयोग कर गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा आत्मनिर्भरता का मार्ग बढ़ाने को प्रशस्त किया गया है। आत्मनिर्भरता बढ़ाने का मार्ग को प्रशस्त किया गया। नेक्स्ट है संख्या, देशों में इनकी जो संख्या में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई और लगातार इनकी वृद्धि होती जा रही है और बढ़ती हुई संख्या इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं मतलब जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो विश्व में एक लोकप्रियता हासिल कर रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विश्व में जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ साथ ही कोई भी विचारधारा या कोई भी जब इस तरीके के संगठन बनते हैं तो निश्चित रूप से उसकी एक कमजोरियां या असफलताएं भी होती हैं। नेक्स्ट है जब हम कमजोरियां देखते हैं या उसकी कमियां या असफलताएं देखते हैं तो उसमें है कि महाशक्तियों की खेमेबंदी का गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश हो गया। अब जो देश जो सोवियत संघ ब्लॉक से जुड़े हुए थे और यूएसएसआर के ब्लॉक से जुड़े हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं प्रवेश दे दिया गया नाम में या नॉन अलाइन मूवमेंट में, और इसके कारण से वहाँ पर महाशक्तियों का जो अखाड़ा एक तरीके से वो बन गया। और इसके अलावा जो विभिन्न सैन्य संगठनों संधियों से जुड़े हुए देश थे उनको भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जगह दी गई, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं थी। और इसके अलावा जैसे हम देखें कि गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा अपनी आपसी समस्याओं में ही वक्त बर्बाद करना, तो हमेशा जैसे ये हुआ कि जब भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन हुए तो वहाँ पे देशों के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, जो आपसी इश्यूज़ हैं, द्विपक्षीय इश्यूज़ हैं, वो एक तरीके से उठाए गए जिससे कि समय बर्बाद हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों को नैतिक समर्थन नहीं दिया गया, भौतिक समर्थन नहीं दिया गया। इसके अलावा मौखिक एवं लिखित घोषणाएं ज़्यादा हुई और व्यवहारिक काम कम हुआ और गुटनिरपेक्षता की अनेक और तरीके भी उसमें बदल गए या अनेक किस्में उसमें और ज़्यादा उभर कर आ गई। इसके अलावा बाह्य सहायता पर निर्भरता, क्योंकि बहुत देश अपनी खुद अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हो गए। गुटनिरपेक्षता की नीति किसी सुरक्षा का साधन नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देशों ने ये देखा कि अगर उनको कोई उनके ऊपर आक्रमण करता है या उनको कोई अगर तकलीफ आती है तो उनको सिर्फ देखना महाशक्तियों की तरफ ही पड़ेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देश इतने मजबूत नहीं है कि वो उनके ऊपर भरोसा कर सके। और इस नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया।
हम देखते हैं कि ओवर द ईयर्स जब ये गुटनिरपेक्षता का आंदोलन जब चला तो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया। और इसको हम समअप करते हुए एक दिशाहीन आंदोलन भी कह सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कमियां या असफलताएं किसी भी आंदोलन की होती हैं, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी विश्व के देशों को एक नई दिशा प्रदान की और उनको एक आत्मनिर्भरता की ओर जाने का संदेश प्रदान किया। और कई देशों ने ये दिखाया कि बदलते हुए परिदृश्य में तीसरे विश्व के देश अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जब सोवियत ब्लॉक ख़त्म हो गया, सोवियत संघ का पतन हो गया 1991 में, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता है, और जब तक देशों के अंदर एक स्वतंत्रता की भावना, एक आगे बढ़ने की इच्छा, विश्व शांति की तरफ उनका रुझान है, तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो सकती है। थैंक यू।